नमस्कार, मिड कैप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और भारतीय बाजारों में वोलेटाइल सेशन बना हुआ है। खासतौर से इंडेक्स फ्रंट पर, एटलीस्ट फ्रंट लाइन पर आपको वहां पर जरूर वोलेटाइल सेशन दिखेगा, लेकिन मिड कैप में बढ़िया रिकवरी, स्मॉल कैप में बढ़िया रिकवरी। डे हाई की तरफ स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज कर रहा है और मिड कैप इंडेक्स भी मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज कर रहा है। 1/4% के आसपास की गिरावट से भी कम अब यहाँ पर कामकाज हो रहा है। तो मिड कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट और स्मॉल कैप इंडेक्स भी बिल्कुल फ्लैट, लेकिन हाँ, फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर लोअर लेवल से रिकवरी के बाद करीब 112 अंकों की गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है। मेजर प्रेशर आज ऑयल एंड गैस स्पेस से आ रहा है, सिलेक्टिव आईटी से आ रहा है, कुछ रिस्पाइट एफएमसीजी से है, जिसमें आईटीसी तेजी में है, एशियन पेंट्स तेजी में है, जो कि मार्केट को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है। निफ्टी आईटी में टीसीएस के दम पर थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर है, लेकिन मेजर प्रेशर जो है वो आज ऑयल एंड गैस स्पेस के अंदर देखने को मिला है। निफ्टी बैंक भी कुछ हद तक सपोर्टिव है। अच्छा, आगे मार्केट में बातचीत करेंगे, कई अहम खबरों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। घरेलू तेल कंपनियों पर सरकार ने लगाया विंडफॉल टैक्स। पेट्रोल, डीजल, एटीएफ एक्सपोर्टर पर 6 से 13 रुपए प्रति लीटर की ड्यूटी बढ़ाई। सरकार के कदम के बाद ओएनजीसी 12% टूटा। रिलायंस, चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल में भी दबाव। सीरीज के पहले कारोबारी सत्र में बाजार में उतार चढ़ाव। निफ्टी 125 अंक गिरकर 15,650 के पास। निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स में नीचे से सुधार। ऑटो, एनर्जी, मेटल शेयर सबसे ज्यादा पिटे। रुपए में रिकॉर्ड कमजोरी का सिलसिला आज भी बरकरार। $1 का भाव 79 रुपीज के पार निकला। इस साल 6% से ज्यादा टूट चुका है रुपया। सोने के दामों में 1,000 रुपए से ज्यादा का उछाल। सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 12.5% की, इंपोर्ट घटाकर गिरते रुपए को थामने की कोशिश। और जून में जमकर बेची गाड़ियां। बजाज ऑटो की बिक्री अनुमान से 20% ज्यादा बढ़ी। एस्कॉर्ट्स की भी बिक्री में दिखा 19% का उछाल। आयशर मोटर, अशोक लेलैंड ने भी किया कमाल। तो सीरीज के पहले कारोबारी सत्र में न्यूज फ्लोज काफी हैवी और फर्स्ट हाफ में ही मार्केट ने इनफैक्ट 300 अंकों के आसपास का उतार चढ़ाव दिखा भी दिया। हालांकि बाजार में लोअर लेवल से जरूर रिकवरी है, क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। ज्यादा शॉर्ट सिस्टम में रहते हैं कि कवरिंग आती है, उस पर नजर रखनी होगी, लेकिन ज्यादा बढ़िया रिकवरी आपको दिखाई पड़ेगी मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स में। स्मॉल कैप इंडेक्स अब बिल्कुल फ्लैट है, महज 3 अंक नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है और मिड कैप इंडेक्स सिर्फ 0.10% के आसपास का डिक्लाइन दिखा रहा है। 25-26 अंकों का फॉल वहां पर भी देखने को मिला है। तो एक बढ़िया पुल बैक मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। निफ्टी बैंक भी बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। ये एडवांस डिक्लाइन का आंकड़ा एक समय में 500 शेयर तेजी में और 1900 शेयर गिरने वाले थे, जब रिकवरी के बाद करीब 1200 शेयर तेजी में और 1497 शेयर गिरने वाले हो गए हैं। निफ्टी बैंक में कुछ देर पहले आई रिकवरी के बाद अब बिल्कुल फ्लैट कामकाज और साथ साथ आईटी, यहां पर भी वही नजर डालेगी। कुछ देर पहले आईटी के नेगेटिव कंट्रीब्यूटर भी थे, लेकिन अब वहां पर भी बढ़िया रिकवरी और बिल्कुल फ्लैट आईटी स्पेस में कामकाज हो रहा है। तो आईटी, बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये 4 रिकवरी में और प्रेशर आपको दिखाई पड़ेगा ऑयल एंड गैस में, जो कि सबसे ज्यादा आज गिरने वाले स्पेसेस में से एक है। न्यूज फ्लोज काफी हैं, जिसका इंपैक्ट वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गाबा सर हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। प्रकाश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स को लेकर आपका रुख रवैया कैसे देखिए, क्योंकि बाजार में रिकवरी तो आई है लोअर लेवल से, और कैरी फॉरवर्ड होगी क्या रिकवरी? पर अपर एंड रेंज हो सकते हैं। गुड आफ्टरनून टू यू, क्योंकि लोअर लेवल्स में 15,500 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, फिर एक आपको मिला, फिर 15,016 एक बेस बन गया। पॉसिबल है कि अपसाइड 15,750 तक वहां पे जा सकता है, वहां पर जाके रुकना चाहिए। तो अपसाइड यस पॉसिबल है, स्टॉप लगाइए करीब 15,650 का या 630 का और ट्रेड लॉन्ग 15,630 या 650 का स्टॉप, और आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। गाबा सर को इंडिविजुअल कॉल भी दिख रही है क्या, जहां पे बढ़िया पुल बैक प्ले कर सकते हैं? मुझे एचडीएफसी, एएमसी अच्छा लगता है, सुबह भी अच्छा लग रहा था मुझे, अब भी अच्छा लगता है। 1800 का स्टॉप लगाकर चलेंगे, हो सकता है 1850 देखने को मिल सकते हैं एचडीएफसी, एएमसी में। तो अच्छा लगता है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पर भी तेजी है। 1200 का स्टॉप लगाकर चले, ऑन द अपसाइड शायद 1240 पॉसिबल। तो एचडीएफसी, एएमसी और गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन पे आप दांव लगा सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी डे हाई पर है, 2.5% के आसपास की बढ़त है। हायर लेवल से वैसे भी 50% से ज़्यादा का फॉल दिखा चुका है, तो एक डाउन साइड्स में अब शायद रिस्ट्रिक्टेड भी है और अभी एक अच्छा मूव है, डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है।
अच्छा, एक बार आपको मिड कैप स्क्रीन पर मिड कैप गेनर्स लूजर आपको आते हुए दिखाई पड़े, किस तरह का मूव वहां पर देखने को मिला है। तो मिड कैप में आज सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़िया मूव है और थोड़ा बहुत मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है अलग अलग स्टॉक्स के अंदर। सबसे पहले गेनर्स की सूची के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो मन्नापुरम फाइनेंस आज लीड कर रहा है। एचपीसीएल में करीब 3.3% की तेजी है। पीबी फिनटेक 3% ऊपर और फेडरल बैंक रफली 0.3% का उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा गिरने वाले शेयरों में ऑयल इंडिया 12% नीचे है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज डाउनग्रेड के बाद करीब 3.5% नीचे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.5% नीचे और फोर्टिस हेल्थ केयर करीब 0.3% का फॉल यहां पर देखने को मिल रहा है। प्रेशर आज ऑयल एंड गैस स्पेस की तरफ से आ रहा है तो आपको ऑयल इंडिया में दबाव दिखेगा 12% का। गेल करीब 2.5% नीचे है। एमआरपीएल 10% नीचे। चेन्नई पेट्रो करीब 8% नीचे कामकाज कर रहा है। इसके अलावा आप आईटी में रिकवरी आई है तो लोअर लेवल से जरूर ये गिरावट कैप्ड हुई है। कोफोर्ज, एम्फेसिस और माइंट्री यही 3 नाम है जो कि फिलहाल प्रेशर के साथ अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चले, तो ये तो रहा पूरे मार्केट का हाल, लेकिन आज जो सबसे ज्यादा प्रेशर है वो है ऑयल एंड गैस स्पेस के अंदर। और इस ऑयल एंड गैस स्पेस में जो प्रेशर देखा गया है इसकी बड़ी वजह है जो एक्स्ट्रा विंडफॉल गेन टैक्स लगाने की बातचीत हो रही है। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए और फर्दर इस पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ नीरज जी मौजूद है मुंबई से। तो पहले लक्ष्मण जी से बातचीत कर लेते हैं। लक्ष्मण जी, एक बड़ी खबर आज सुबह सुबह आपने ब्रेक करी और इस खबर का एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला तमाम सेक्टर के ऊपर भी। तो पहले तो खबर की डिटेल बताइए। देखिए, आज जो खबर है वो 3 खबरें हैं। पहली बात कि कच्चे तेल के उत्पादन पर सरकार ने टैक्स लगाया है। दूसरी बात, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पर सरकार ने ड्यूटी लगाई है। और तीसरी बात कि गोल्ड के इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाई है। तीनों को एक एक करके विश्लेषण कर दूं क्योंकि कंफ्यूजन काफी ज्यादा है मार्केट में। पहली बात, जो कच्चे तेल के उत्पादन पर ड्यूटी लगाई गई है, दरअसल सरकार ने यह कहा है कि जो भी कच्चे तेल का उत्पादन घरेलू कंपनियां घरेलू ऑयल फील्ड से करेंगी वहां पर सरकार 23,250 रुपए पर टन के हिसाब से टैक्स लगाएगी। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी तकनीकी भाषा में कहते हैं, वैसे आप विंडफॉल टैक्स इसको कह सकते हैं। ये जो 23,250 रुपए प्रति टन का टैक्स लगेगा उसमें 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि अगर कोई कंपनी 20 लाख बैरल से कम उत्पादन करती है तो उसको इस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है, यानी छोटी कंपनियों पे टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी शर्त कि ये हम टैक्स तो लगा रहे हैं लेकिन टैक्स जो है वो परसेंटेज टर्म में नहीं है, पिछले साल के उत्पादन के आधार पर लगेगा। जब मैं पिछले साल कह रहा हूं तो रेट्रोस्पेक्टिव मत समझिएगा। उत्पादन का आधार यह हुआ कि अगर आपने इस साल X+10 उत्पादन किया है और X उत्पादन पिछले साल किया था तो आपको 10 पर नहीं लगेगा, X+10 पर नहीं लगेगा, बिल्कुल सिर्फ X अमाउंट पर लगेगा। यानी पिछले साल जो उत्पादन किया था उसके बराबर के हिस्से पर टैक्स लगेगा। इस साल आपने जितना ज्यादा उत्पादन किया है उस बढ़े हुए मात्रा पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके पीछे मकसद यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे जो मुनाफा कंपनियां कमा रही हैं उसका कुछ हिस्सा सरकार अपनी झोली में ले, इसलिए हम लोग इसको विंडफॉल गेन टैक्स के तौर पर देख रहे हैं। दूसरा मकसद यह है कि घरेलू बाजार में कच्चे तेल के उत्पादन को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। दूसरा जो फैसला लिया गया है वो है एक्सपोर्ट को लेकर के। पेट्रोल, डीजल और एटीएफ इन तीनों पर सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है और इस पे अलग अलग मात्रा में ड्यूटी लगाई गई है। डीजल पे 13 रुपए प्रति लीटर, पेट्रोल पर 6 रुपए प्रति लीटर, एटीएफ पर 6 रुपए प्रति लीटर। इसके साथ शर्त जोड़ी गई है। शर्त यह है कि आप जितना भी एक्सपोर्ट करेंगे पेट्रोल, उसका 50% आपको घरेलू बाजार में बेचना होगा। डीजल जितना एक्सपोर्ट करेंगे आप उसका 30% आपको घरेलू बाजार में बेचना होगा। तो कुल मिला के घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने की तरफ यह कवायद है। समय होगा तो फिर मैं गोल्ड की व्याख्या करूंगा। मैं अभी आऊँगा लक्ष्मण जी आपके पास, लेकिन पहले जरा ये क्रूड के जो आज पूरे दिन में उठापटक हुई है सेक्टर में, उस पर नीरज जी से बातचीत कर लेते हैं। नीरज जी, अभी थोड़ी पहले आर एस शर्मा सर से बातचीत हो रही थी मेरी, उनसे मैंने पूछा भी था कि क्या इम्पैक्ट मेजरली किस किस पर आएगा और क्या रिएक्शन था उनका। तो इम्पैक्ट होने का कि ONGC, केन वेदांता, ऑयल और रिलायंस, इन चारों के ऊपर मेजरली आता हुआ दिखाई पड़ेगा, बाकी कंपनियों पर नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बोली कि इस तरह से करने की क्या ज़रूरत थी। आप फेज वे में कर सकते थे, स्लो कर सकते थे। एक झटके में विंडफॉल $130 क्रूड पे नहीं किया, $105 क्रूड पे किया। ये क्या तरीका है क्या? और जब नीचे आएगा क्रूड और तो क्या आप पैसा देंगे? तो क्या ये सिचुएशन इस तरह की हो रही है सच में? मैंने भी कई लोगों से बात की तो लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार की मंशा ये है कि हमको प्रोडक्शन को प्रमोट करना है कि और ज़्यादा लोग ऑयल फील्ड्स निकालें, तो उसके लिए इंसेंटिवाइज किया जाता है कि टैक्स लगाया जाता है। ये एक बड़ा विचित्र सी बात है कि मैं करंट प्रोडक्शन पर टैक्स करूंगा, जिससे आप ज़्यादा प्रोडक्शन करें तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा।
खैर ये इंटरप्रिटेशंस है, लेकिन ओएनजीसी और वेदांता के ऊपर इसका बहुत सीवियर असर होगा, क्योंकि उनके पास इस कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोडक्शन लोग कर रहे थे ऑलरेडी, तो उस दायरे में आ गए और वो बेस इतना बड़ा कि उस पर टैक्स लगेगा। अब एडिशनल कितना कोई कर पाएगा या कर रहा होगा, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया में जो प्रोडक्शन रैंप अप है वो कंपनी ने बहुत कम किया है या कर नहीं पा रही है, या उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है या उनके पास पैसे नहीं है। तरह तरह की रीजन्स हैं। कैपेक्स का ऐलान हालांकि अभी 40,000 करोड़ का ओएनजीसी ने किया है, लेकिन ये सब बहुत लॉन्ग रन होते हैं। आज करोगे 10 साल बाद प्रोडक्शन होगा। जैसे एचओईसी ने कितने दिन से कोशिश की, तब जाके बॉम्बे हाई में अब निकला, वो भी 15,000 बैरल। सो ये इनको सीवियरली हिट करेगा, इसीलिए इनके स्टॉक्स गिरे हुए हैं। दूसरा जो एक्सपोर्ट पे लगा है, उसमें जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही हैं पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, उन पे लगेगा। तो उसमें मेजर एक्सपोर्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, लेकिन रिलायंस में ये समझना चाहिए कि उन ईओयू यूनिट्स को बाहर है, उससे उनकी 50% कैपेसिटी इस दायरे में नहीं आती है। और जो 50% डोमेस्टिक टेरिटरी में है, जिसके थ्रू वो एक्सपोर्ट करेंगे, तो उन पर ड्यूटी वो भी अगर करेंगे तो, अगर मान लीजिए वो उससे भी नहीं कर रहे हैं तो नहीं लगेगा। यहाँ पे एक बात सरकार ने और कही है कि चूंकि डोमेस्टिक सप्लाई इंश्योर रहे, इसलिए जो अभी आप एक्सपोर्ट करें उसका आधा आप पहले इधर इंश्योर करिए कि डोमेस्टिक सप्लाई होगी। तो पेट्रोल के लिए 50% है और डीजल के लिए 30% है। तो मुझे लगता है ये 3-4 कंपनी जिनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा। छोटी कंपनीज के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो शायद दायरे में नहीं आएंगी। नहीं, एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस बात पर, ओवर रिएक्शन है, अंडर रिएक्शन है या फेयरली रिएक्टेड है? मेरे ख्याल में ओवर रिएक्शन है। मुझे नहीं लगता कि कभी इन कंपनियों ने बहुत पैसे बना के दिए हों इन्वेस्टर को या कमाए हों, तो आज आपने एकदम से विंडफॉल लगा दिया। और विंडफॉल लगाने के पीछे मकसद ये है कि ओएमसीज की अंडर रिकवरी है, पेट्रोल और डीजल पे 8-8, 10-10, 15-15 रुपए, तो आप उनको क्रॉस सब्सिडाइज करना चाहते हैं, इसलिए आप ये लगा रहे हैं। जो मुझे लगता है कि एक इकोनॉमिक सोच हो सकती है, लेकिन फेयर तो बिल्कुल नहीं है। 13 सेशन लगे थे ओएनजीसी को 16% कमाने में, एक सेशन तो उसे साफ कर दिया वो सारे के सारे। आप देखिए, अभी लक्ष्मण ने खबर ये ब्रेक की थी लास्ट इसी हफ्ते कैबिनेट का, कि ऑयल की मार्केटिंग को हमने फ्री कर दिया है। उस दिन स्टॉक क्यों नहीं चला ओएनजीसी? इसीलिए नहीं चला, उसको मालूम था ये होने वाला है। मे बी। चलिए खैर, जो ओएनजीसी के पूर्व चेयरमैन आर एस शर्मा सर की जिनकी मैं बात कर रहा था, एक बाइट भी आपको सुनवाए थे, उन्होंने क्या कहा इस पूरी खबर के ऊपर, क्या रिएक्शन था उनका? $40 प्रति बैरल का विंडफॉल टैक्स लगाना, एक तो एब्सोल्यूट टर्म्स में बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा बर्डन एक साथ में लगा देना। और दूसरा, इसको एड वैलोरम करने के बजाय एक लमसम अमाउंट का जो टैक्स जो दिया है, मैं नहीं समझता कि किस हिसाब से पॉलिसी मेकर्स ने ये निर्णय लिया होगा। ठीक नहीं हुआ है। दे शुड हैव डन इन परसेंटेज टर्म्स, जिसको एड वैलोरम बोलते हैं। टैक्स तो परसेंटेज होता है, फिक्स अमाउंट का तो कभी टैक्स हमने सुना नहीं। तो आप सुन रहे थे आर एस शर्मा सर को भी और साथ साथ लक्ष्मण जी को भी, जिन्होंने पूरी खबर बताई, और नीरज जी को भी, जो कि उसका विश्लेषण दे रहे थे। मार्केट्स में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है, एकदम से न्यूज फ्लो थोड़ा और बड़ा है। मारुति के सेल्स के नंबर आप देख रहे हैं, करीब 1.5 लाख यूनिट। ये एक आंकड़ा आया है जो कि पिछले मंथ भी करीब 1.5 लाख यूनिट था। 1.55 लाख यूनिट्स आए हैं इस बारी, जो कि 3-3.5% बढ़ा है मंथों मंथ बेसिस पे, यानी पिछले महीने के मुकाबले स्लाइटली बढ़त आते हुए दिखाई पड़ रही है मारुति के नंबर्स के बाद। लेकिन ये जो नया लॉन्च है वो कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर बन के सामने आ सकता है। खैर, अभी जो अनुमान था वो 1,61,000 यूनिट्स के आसपास का था, लेकिन बिकी है 1,55,000 यूनिट्स, तो अनुमान से थोड़ी सी नीचे, लेकिन मंथों मंथ बेसिस पे 3-3.5% के आसपास के बढ़त के साथ ये नंबर मारुति के सेल्स का आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक में रिएक्शन है, डे लो पर कामकाज कर रहा है, 0.2% नीचे मारुति का स्टॉक कामकाज करते हुए बाजार शायद इसको स्लाइटली नेगेटिव मान रहा है, जिसके आधार पर यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रही है। अच्छा, 5 साल जीएसटी के पूरे हो चुके हैं, तो वित्त मंत्री वहां पर मुखातिब मीडिया से, आपको सीधे वहां ले चलता है। The pandemic, and even as that session of the GST Council, again it happened in Vigyan Bhavan, if I remember correct. That session of the GST Council, there were worries if we'll be able to get the hardware equipments coming from the components coming from different parts of the world, because global trade had already started getting affected. I'm elaborating on these problems only because I was a bit worried when I heard Vivek Johri talk about, at the time of launch of the GST, the CBIC had an existential crisis. You had so much to do. You had so much to steer like a good captain of a big ship.
You had to do so much to explain and also bring in that readiness among officers. Today, I was glad to hear by the same tone from the chairman CBIC that you're now thought leaders. You're able to give solutions. You are able to improve the collection. So the contrast in the 5 years, the year of introduction, and today just 5 years, imagine, just 5 years. And that is why I say you didn't undergo teething problems. You've faced even a pandemic. You've even seen the challenges of technology. You've told even a country like India, which has different states with different levels of developments and big and small businesses, all तो of whom 5 came to साल talk पूरे to me. होने पर आप वित्त मंत्री को सुन रहे हैं, किस तरह से चैलेंजेस देखने को मिले, किस तरह के अचीवमेंट्स रहे, किस तरह की सिचुएशंस रही 5 साल के इस ड्यूरेशन में। अच्छा, कार्यक्रम को समेटने से पहले एक बार खिलाड़ी अपडेट और आपको बताते हैं, क्योंकि हफ्ते का आज आखिरी कारोबारी सत्र है और किस तरह की परफॉर्मेंस तमाम खिलाड़ियों की तरफ से आ रही है इस पूरे हफ्ते में। जो सेशन देखने को मिला है मार्केट का सो फार, उसके लिहाज से रोहित सिंगरे लीड कर रहे हैं 9.25% के रिटर्न के साथ, और जो प्रेशर है बाकी दोनों खिलाड़ियों के रिटर्न्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुणाल रामबिया मोलेस फ्लैट टू नेगेटिव, और अमित त्रिवेदी करीब 3%, रादर 4% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न के साथ उनका पोर्टफोलियो कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो अभी कभी भी लेकिन सेशन है वो बाकी है 2.5 घंटे के आसपास का, तो देखते हैं रोहित का रिटर्न और मजबूत होता है या कोई कमबैक कुणाल की तरफ से या अमित की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ता है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और नो योर कंपनी वे आज बातचीत करेंगे एक्रेसल की मैनेजमेंट के साथ, कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होगी, उनसे हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के उस पार।